Namaste. Dear student, we have used the first product, that is dot product between two vectors when a bar and b bar, these two vectors having angle theta in between them whose range is 0 to 180, then the dot between these two vectors we have defined it as a bar dot b bar is equal to magnitude of first vector into magnitude of second vector into cos of angle between them. So, theta is angle between them. So, this will be the a bar dot b bar. Now, next product which we are saying as a cross product, cross या vector product. The use or concept of vector product is to find the tilting of planes in space. Just we know that when a line is tilted, then its inclination, the inclination of this line L, when we find in case of this x axis as a theta, then we can say how the line is tilted. This is discussed by using its angle with positive direction of x axis, we call it as inclination, and that inclination when attached with tan ratio we got it as a slope of that line. Now, when plane is there, when in space a plane is there and we want to get its inclination, how is this plane, प्लेन कैसा है और प्लेन टिल्टेड है या नहीं है और कितना टिल्टेड है, ये कंसेप्ट आपको फाइंड करना है. तो आप उस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आती है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन उस प्लेन के ऊपर आती है, उस डायरेक्शन का हेल्प लेना चाहते हैं. उसका जो एंगल जिस तरह से चेंज हो रहा है, उसका जो एंगल y एक्सिस या x एक्सिस या 3D में जो चेंज होता है, उस एंगल का यूज करके, इस परपेंडिकुलर के एंगल का यूज करके 3D में स्पेस में इस प्लेन का नेचर किस तरह से चेंज हो रहा है, टिल्टिंग किस तरह से हो रहा है, ये आप फाइंड कर सकते हैं. तो ये जो वेक्टर या जो लाइन है जो परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर आता है, उसको आपको फाइंड करना है. तो उसके लिए दो वेक्टर का यूज करते हैं. तो कोई भी दो वेक्टर अगर आपके पास अवेलेबल है तो उनका एक प्रोडक्ट आप फाइंड करते हैं जिसका रिजल्टेंट ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है जो प्लेन के ऊपर आती है. तो दो वेक्टर मालूम होना चाहिए जिनका प्रोडक्ट ये तीसरा वेक्टर जो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर आता है, ये आप फाइंड करते हैं. तो इसको डेफिनेशन में बिठाने के लिए आपके पास कोई भी अगर प्लेन है, उस प्लेन में अगर दो वेक्टर्स आप यूज करते हैं, मान लो पहला वेक्टर है ए बार और दूसरा वेक्टर है बी बार. अब जब दो वेक्टर प्लेन में है, ये नॉन जीरो है, दो वेक्टर नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए. नॉन कोलिनियर मीन्स पैरेलल या एक के ऊपर एक कोइंसाइड नहीं होना चाहिए. तो दो वेक्टर नॉन जीरो है, नॉन कोलिनियर है, तो ऐसे दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है, अगर एंगल थीटा है, तो ये थीटा का यूज करके दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं. और वो डेफिनेशन ये कहती है कि दो वेक्टर का क्रॉस निकालते समय जैसे आपने डॉट की वैल्यू फाइंड की है, उसी तरह से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया जा सकता है. इंस्टेड ऑफ डॉट वी आर यूजिंग क्रॉस, दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ए क्रॉस प्रोडक्ट. अब इसको वेक्टर क्यों कहा है ये आपको सामने समझ में आएगा. इसकी वैल्यू भी इसके जैसी ही है. डॉट में जो पहला आंसर है मॉड ऑफ ए बार, यहां भी है, यहां मॉड ऑफ बी बार डॉट के जैसा ही है, सिर्फ यहां आपने कॉस यूज किया है. आप यहां यूज करना चाहते हैं इस एंगल के साथ साइन रेशियो. ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज इसमें आता है कि कॉस जो डॉट में होता है, आप क्रॉस में लेते समय साइन यूज करते हैं थीटा के साथ. अब ये ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू यहां तक अगर आप लिखते हैं तो ये सब मैग्नीट्यूड में है और ये भी नंबर है. तो ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये तीनों का आंसर एक नंबर आता है जिसको आप मैग्नीट्यूड कहेंगे इस ए बार क्रॉस बी बार की. और एक साथ में आपको वेक्टर डिफाइन करना है इस राइट हैंड साइड क्वांटिटी को. तो ये एन कैप क्या है,
ये एन कैप यहाँ अवेलेबल नहीं था, ये स्केलर नंबर था, उसके लिए आपको एन कैप ये यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं है। अब ये यूनिट वेक्टर क्या है, तो यूनिट वेक्टर आप ऐसे डायरेक्शन में लेना चाहते हैं जो डायरेक्शन इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगी, जो डायरेक्शन इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगी, वो डायरेक्शन ए बार को भी परपेंडिकुलर है, वो डायरेक्शन बी बार को ही परपेंडिकुलर है, और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से पास होने वाला यूनिट वेक्टर, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से पास होने वाला जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर को आप एन कैप लेना चाहते हैं। और जिस डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर ले रहे हैं वो डायरेक्शन किसकी है, तो ये जो आपका रिजल्टेंट आंसर है ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार, ये खुद एक वेक्टर है। तो वेक्टर को दो वैल्यूज रहती है, उसकी मैग्नीट्यूड रहती है और उसकी डायरेक्शन रहती है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये जो पार्ट है इसके आंसर का मॉड ऑफ ए बार, मॉड ऑफ बी बार, साइन ऑफ थीटा, ये सब उसकी मैग्नीट्यूड है। तो ये कितने लेंथ का हो सकता है जो परपेंडिकुलर है ए बार और बी बार को, तो ये लेंथ डिसाइड करता है यहां से यहां तक का फैक्टर। ओके, तो ये तीन पार्ट जो है वो लेंथ डिसाइड करते हैं, मैग्नीट्यूड डिसाइड करते हैं ए बार क्रॉस बी बार की। और एन कैप क्या है, तो जो कुछ भी प्लेन आपने लिया होगा उस प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आपको मिलती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होने वाला यूनिट वेक्टर है जिसके मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1 होती है। और ये तीन अगर आपको समझना है तो उसके लिए एक राइट हैंड रूल भी है। आप जब ए से बी के तरफ कर्ड उंगली को करते हैं तो उस केस में जो थंब की डायरेक्शन है, उस केस में जो थंब की डायरेक्शन है, उस केस में जो थंब की डायरेक्शन है, मैं अगर ए से लेकर बी तक जाता हूं तो मुझे जिस डायरेक्शन में मेरा थंब मिलता है, जिस डायरेक्शन में मेरा थंब मिलता है उस डायरेक्शन में मैं एन कैप लेता हूं, तो उस केस में ये तीन वेक्टर उस पोजीशन से आपको मिलते हैं। ए बार बी बार नॉन जीरो है, नॉन कोलिनियर है, तो ये दो वेक्टर का आप जब क्रॉस लेते हैं तो क्रॉस लेते समय आपको एक एन कैप की जरूरत है। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। और कौन से डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन ए बार को भी परपेंडिकुलर होगी, बी बार को भी परपेंडिकुलर होगी। जैसे आपके पास अगर ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है एक प्लेन में, इस दो वेक्टर का, इन दो वेक्टर का अगर आप क्रॉस लेते हैं तो क्रॉस क्या होगा, ये तीसरा वेक्टर होगा। क्रॉस क्या होगा, तो ये तीसरा वेक्टर होगा। तो जब मैं दो वेक्टर से इस फिंगर को कर्व करता हूं तो तीसरी जो डायरेक्शन मिलती है, जो थंब की डायरेक्शन मिलती है, वो थंब की डायरेक्शन एन कैप की डायरेक्शन होती है। और जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में लेता हूं, मान लो अगर इसी डायरेक्शन को अपोजिट में लेते हैं, तो जब आप बी से लेकर बी से कर्व करते हैं फिंगर को ए के तरफ, तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब मिलता है, जिस डायरेक्शन में आपका थंब मिलता है उस डायरेक्शन में बिलोंग होने वाली जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन से पास होने वाला, उस डायरेक्शन से पास होने वाला जो यूनिट वेक्टर है, उस यूनिट वेक्टर का नाम है माइनस एन कैप। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आप कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन बी बार क्रॉस ए बार की है, क्योंकि आपने बी से स्टार्ट किया है ए की तरफ। तो उस केस में जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका आंसर मॉड ऑफ बी बार होगा, मॉड ऑफ ए बार होगा, साइन ऑफ थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन देम, दैट इज सेम, बट इन दिस केस we will have the perpendicular vector, we will have perpendicular vector in the direction of thumb according to this. So this direction in this case is downward, which is perpendicular to this plane. प्लेन को परपेंडिकुलर है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एन कैप का अपोजिट बिलोंग होगा, जिसको आप माइनस एन कैप कहेंगे, वो भी यूनिट वेक्टर होगा और अपोजिट डायरेक्शन वाला है इसलिए उसको माइनस एन कैप कहा है। तो यहाँ माइनस एन कैप आपको यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से ये ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप, वेर एन कैप इज ए perpendicular
to the direction, this n cap is a unit vector perpendicular to a bar as well as b bar, that means perpendicular to this plane, as well as this a bar cross b bar is having its magnitude by using these three components, and this n cap decides its value in vector form. तो a bar क्रॉस b bar का आंसर वेक्टर होगा. b bar क्रॉस a bar जब निकालते हैं तो उसमें डेफिनेशन से मॉड ऑफ b bar मॉड ऑफ a bar साइन ऑफ थीटा और माइनस ऑफ n कैप, तो इसमें b क्रॉस a लेते समय आंसर आता है माइनस n कैप. इतना ही डिफरेंस होगा, बाकी तीन नंबर तो सेम इसके जैसे ही है, लेकिन इस वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है. भले मैग्नीट्यूड सेम है इसका और इसका, लेकिन दो वेक्टर की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो इस केस में से आपको ये याद में आता है कि ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, क्योंकि ए भी एक वेक्टर है और ए भी एक वेक्टर है और दोनों के भले मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो उनको आप इक्वल नहीं कह सकते. तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है. क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, बट व्हेन वी से अबाउट डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. ए बार डॉट बी बार इज ऑलवेज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार. तो इस तरह से आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट की सिंपल पहली कंडीशन है कि वो क्रॉस कम्यूटेटिव नहीं है. आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो आपको मिला है ए बार क्रॉस बी बार, इसकी अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में है, मॉड ऑफ ए बार है, मॉड ऑफ बी बार है. साइन ऑफ थीटा जो है वो साइन ऑफ थीटा ऑलरेडी जो थीटा आपने लिया है, या थीटा की जो रेंज है ये 0 से लेकर 180 तक होती है. और आपको मालूम है 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में. तो साइन को जो एंगल आप सप्लाई कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है एज वेल एज सेकंड क्वाड्रेंट का है, और दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए उसकी मॉड लेने की जरूरत नहीं, वो पॉजिटिव ही है, उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी. तो इस तरह से तीनों नंबर पॉजिटिव है और आपको इस वेक्टर में जो एन कैप मिला है उसका मॉड लेना है. तो मॉड लेते हैं तो एन कैप का मॉड आपको ऑलरेडी मालूम है, उसकी वैल्यू है 1. तो इस तरह से ये 1 अगर यूज करते हैं तो मॉड कभी वेक्टर क्वांटिटी का लेते हैं, ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज जस्ट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार साइन ऑफ थीटा. तो मैग्नीट्यूड लेते समय एन कैप की वैल्यू आप पुट करते हैं मैग्नीट्यूड की जो 1 है, तो इस तरह से इसका आंसर आता है. तो आपके पास ए बार क्रॉस बी बार की मैग्नीट्यूड जो है वही मैग्नीट्यूड बी बार क्रॉस ए बार की आती है, क्योंकि एन कैप माइनस एन कैप की भी मैग्नीट्यूड 1 ही होती है. तो इस तरह से आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को इस डेफिनेशन से समझना चाहते हैं, जिसमें दो वेक्टर नॉन जीरो है, नॉन कोलिनियर है और दोनों के बीच में थीटा इतना एंगल आपको अगर मालूम है तो उस दो वेक्टर को परपेंडिकुलर नेचर मेंटेन करने वाली जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से पास होने वाला, यानी कि आप एक यूनिट वेक्टर अगर आपको मालूम है जो उस प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो उस वेक्टर का, उस यूनिट वेक्टर का यूज करके आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन ऑफ थीटा एंड इनटू एन कैप. तो एन कैप ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे ही वो प्रोडक्ट जो बनता है वो वेक्टर प्रोडक्ट बनता है. तो इस तरह से ये दो डॉट और क्रॉस के बीच में भी ये सिंपल डेफिनेशन में डिफरेंस आता है. अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी आपको इस फॉर्मूले से साइन ऑफ थीटा जो आपके पास अवेलेबल है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो अगर आपको फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले से आप वो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो साइन थीटा की वैल्यू अगर यहां से फाइंड करेंगे तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे आता है. तो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड फाइंड करो और उसको हर एक मॉड से, हर एक के मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है. तो हर एक की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, हर एक के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड्स को अगर डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं
तो उस केस में जो फॉर्मूला आपको तैयार होता है, उस फॉर्मूले से दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है, उस एंगल की साइन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, इसका कर सकते हैं। और आपको अगर थीटा फाइंड करना है तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। इस तरह से इस कैलकुलेशन से आपको साइन इनवर्स की वैल्यू इस ब्रैकेट के साथ अटैच करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो एंगल होगा, वो 0 से लेकर 180 के बीच में होगा, वो आपको मिल सकता है। तो इस तरह से साइन थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से आप फाइंड करना चाहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके। डॉट का यूज करके आपने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड की थी, साइन में कॉस डॉट में कॉस की वैल्यू फाइंड की थी, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन ऑफ थीटा की वैल्यू आपको मिलती है। तो ये इस फॉर्मूले से ही आपको तैयार होने वाला कंसेप्ट है। अब आपके पास है नेक्स्ट कंसेप्ट, जैसे मेरे आईजेके के साथ में अगर किसी दो का अगर आप क्रॉस लेते हैं, आपको मालूम है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस स्पेस में लाए होते हैं। और ये तीनों एक्सिस में से पास होने वाले अगर आप यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो एक्स एक्सिस से पास होने वाला यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस से पास होने वाला यूनिट वेक्टर जे कैप है, और के एक्सिस से पास होने वाला यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस से पास होने वाला यूनिट वेक्टर के कैप है। तो ये यूनिट वेक्टर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आप ये वेक्टर का अगर आप लेते समय ए बार और बी बार को रिप्लेस करने के लिए अगर आई और जे यूज करते हैं, तो मेरा टारगेट ये है कि मैं फाइंड करना चाहता हूं इस आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के साथ। ये क्या होगा, ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ए और बी को रिप्लेस करने के लिए मेरे पास दो नए वेक्टर हैं, ए को रिप्लेस करते हैं आई कैप से और बी को रिप्लेस करते हैं जे कैप से। तो आपको मालूम होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का निकालते समय आपको पहले का मैग्नीट्यूड लेना है, बाद में दूसरे का मैग्नीट्यूड लेना है, उसके बाद में आपको लेना है दोनों के बीच में जो एंगल है वो साइन के साथ अटैच करना है। अब आपको आई और जे कैप के बीच में क्या एंगल है, आई और जे ये दो एक्सिस से पास होने वाले यूनिट वेक्टर है। और कोई भी आप अगर रूम का कॉर्नर देखते हैं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो तीनों के बीच में आपने ऑलरेडी कहा है कि 90-90 का स्ट्रक्चर होता है तीनों एक्सिस के बीच में। तो ये एक्स और वाई के बीच में अगर 90 का स्ट्रक्चर है, वही एंगल आई और जे के बीच में होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू आपको चाहिए, थीटा तो 90 है, ओके। और साथ में आपको क्या चाहिए, एन कैप चाहिए। ये एन कैप क्या है, तो एन कैप ये आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, वो आई को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, जे को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। और आई को और जे को परपेंडिकुलर नेचर मेंटेन करने वाला एक वेक्टर ऑलरेडी आपके पास है जिसका नाम है के कैप। ये के कैप क्या है, के कैप ऐसा एक यूनिट वेक्टर है जो जेड एक्सिस से पास होता है और जेड एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो इस के कैप का नेचर आई और जे के साथ परपेंडिकुलर है और वो प्लेन को परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो आई और जे को भी परपेंडिकुलर वो के कैप है, ऐसा कह सकते हैं। तो आई और जे जिस प्लेन में है उस प्लेन को परपेंडिकुलर नेचर मेंटेन करने वाला एक यूनिट वेक्टर जिसका नाम ऑलरेडी आपके पास है जो है के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू फाइंड करते समय ये आपके पहले 3 नंबर और ये यूनिट वेक्टर, आप पहले 3 नंबर का आंसर अगर फाइंड करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या है यूनिट वेक्टर आई का 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है जे कैप का भी 1, साइन 90 कितना है साइन 90 भी 1 और के कैप की वैल्यू एज इट इज। तो ये सभी का प्रोडक्ट निकाल के आपका आंसर मिलता है जस्ट के कैप। ओके, तो आपका आई कैप क्रॉस जे कैप का आंसर फाइंड करने का टारगेट था जिसकी वैल्यू आपको मिली है तीसरा वेक्टर। ये 2 लेते हैं तो बचे वाला जो तीसरा वेक्टर है वो उसकी वैल्यू बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दूसरे 2 पेयर लेता हूं कि के कैप का क्रॉस आई कैप के साथ अगर लेते हैं तो क्या होगा,
आप अगर इस तरह से लेते हैं, आई जे के को अगर आप साइकिल में मेंटेन करते हैं, इसको अगर याद में रखना है तो एक हिंट है, वो हिंट इस तरह से है कि आप अगर साइक्लिक ऑर्डर में आई कैप, उसके बाद में जे कैप और उसके बाद में के कैप, इस तरह से अगर आपके पास ये साइक्लिक में मेंटेन करता है नेचर, साइक्लिक में नेचर मेंटेन करते हैं, तो आई जे के इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने अगर मेंटेन किए है, तो आई का जे के साथ, आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिला है, के कैप मिला है। क्योंकि जब मैं इस आई से जे कैप के पास, आई से जे कैप के पास अगर कर्ल करता हूं फिंगर्स को, तो जो डायरेक्शन मिलती है परपेंडिकुलर, वो डायरेक्शन होती है थंब की, वो थंब की डायरेक्शन ही जिस जेड एक्सिस की डायरेक्शन आई कैप की डायरेक्शन बन जाती है। तो के कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो यहां के से लेकर आपको के से लेकर कर्व करना है फिंगर को, और फिंगर अगर कर्व करते हैं तो के से लेकर इस फिंगर को ट्राई करेंगे तो इस वाई एक्सिस की तरफ अगर आपका फिंगर राइट हैंड रूल से कन्वर्ट हो जाता है, तो इस क्रॉस की वैल्यू मिलती है मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, साइन ऑफ एंगल बिटवीन के एंड आई, के और आई के बीच में एंगल तो 90 है, और 90 जब आप उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं जो के और आई को परपेंडिकुलर है, तो के और आई को परपेंडिकुलर नेचर मेंटेन करने वाला यूनिट वेक्टर जे कैप ही है। तो जे कैप को अगर आप यहां यूज करते हैं तो ये तीनों का आंसर 1 ही है, तो इसका आंसर ही जे कैप मिलता है। तो के कैप क्रॉस आई कैप, इसकी वैल्यू मेंटेन होती है जे कैप। तो इस साइकिल से भी वही होगा, अगर आप के का आई के साथ क्रॉस लेते हैं तो उसका आंसर आपको मिला है जे कैप। अगर आप साइकिल को डिस्टर्ब करके दो वेक्टर लेते हैं, मान लो मैं अगर लेता हूं आई क्रॉस के, इसका ही अपोजिट लेता हूं, मान लो आई क्रॉस के लेता हूं, तो आई क्रॉस के का आंसर, आई क्रॉस के का आंसर, आई क्रॉस के का आंसर, आई कैप क्रॉस के कैप का आंसर, ये जे कैप तो होगा लेकिन जे कैप पॉजिटिव नहीं होगा, जे कैप नेगेटिव वाला होगा। तो आप अगर इस साइकिल से अगर मेंटेन करते हैं, आई का जे के साथ लेते हैं तो के कैप आंसर होगा, जे का क्रॉस के कैप के साथ लेते हैं तो आंसर आई कैप होगा, के कैप का क्रॉस आई कैप के साथ लेते हैं तो आंसर जे कैप होगा। लेकिन अगर साइकिल को ब्रेक करते हैं और इस डायरेक्शन में आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको मान लो अगर आई का के साथ क्रॉस लेना है तो आंसर होगा जे, लेकिन माइनस के साथ। के का के पहले बाद में जे लेना चाहते हैं क्रॉस में, तो उसका आंसर आई तो होगा लेकिन माइनस के साथ। जे का क्रॉस आई के साथ अगर लेते हैं, आई का जे के साथ तो के आता है, लेकिन जे का के साथ क्रॉस लेते हैं तो आंसर के होगा लेकिन माइनस वाला होगा। तो इस तरह से ये तीन आपके पास अवेलेबल है। और इसका ही साथ में दूसरा जो रिजल्ट है, इस साइकिल को मेंटेन करेंगे तो तीसरा आंसर आता है, साइकिल के अपोजिट में जाएंगे तो तीसरा होगा लेकिन माइनस के साथ होगा। आपको अगर मान लो सेम वेक्टर लेना है, आई का ही आई के साथ अगर क्रॉस लेते हैं तो क्या आंसर होगा, आई का आई के साथ ही अगर क्रॉस लेते हैं तो आंसर क्या होगा, तो आंसर की वैल्यू निकालते समय मॉड ऑफ आई कैप, सेकंड वेक्टर भी आई कैप है तो उसका भी मॉड, उसके बाद में आपको साइन ऑफ, दोनों के बीच में क्या एंगल होगा, आई कैप का ही आई कैप के साथ एंगल कितना होगा। दो वेक्टर अगर नॉन जीरो है तो नॉन जीरो वेक्टर में अगर सेम वेक्टर आप लेते हैं, आई कैप का ही आई कैप के साथ अगर लेते हैं तो वो कोलिनियर है, और कोलिनियर में एंगल एंगल होता है 0। और यहां आई कैप क्रॉस आई कैप का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, आई कैप क्रॉस आई कैप को परपेंडिकुलर वेक्टर अगर लेते हैं तो वेक्टर तो बाद में लेंगे, लेकिन यहां जो प्रोडक्ट आंसर मिलता, प्रोडक्ट से मिलता है साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है। आई कैप क्रॉस आई कैप की जो डायरेक्शन है उसको जे भी परपेंडिकुलर है और के भी परपेंडिकुलर है दो वेक्टर को, लेकिन आप अगर यहां फाइंड करेंगे तो साइन 0 तो 0 होता है, तो इसमें वेक्टर देने की जरूरत ही नहीं, वो जो आंसर मिलेगा वो 0 कैप होगा, 0 बार होगा।
जो आंसर होगा वो 0 बार होगा। तो इस तरह से सेम वेक्टर अगर क्रॉस में लेते हैं, यूनिट वेक्टर, सेम यूनिट वेक्टर अगर क्रॉस में लेते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। सेम अगर के क्रॉस के लेते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। तो इस तरह से ये तीनों का आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो तीनों का भी आंसर आपको 0 बार मिलेगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन आपको याद में रखना है। अब आपके पास अगर आई जे के की आइडिया क्लियर है तो इस डेफिनेशन की तरफ फिर से एक बार ऑब्जर्व करेंगे और यहां से फिर से एक बार मैं अगर कहता हूं कि ये जो थीटा है, ये थीटा अगर 0 है तो क्या होगा? थीटा अगर 0 है तो क्या होगा? थीटा 0 है तो इसका मतलब है कि ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन ऑफ थीटा मीन्स 0 इंटू एन कैप। और यहां से भी जैसे आपने यहां फाइंड किया है आंसर को, तो ये भी आपको क्या कहता है? ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा? साइन 0 की वैल्यू एक बार आपको ऑब्जर्व करो, साइन 0 कितना होता है? साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो ये पूरे आंसर को, पूरे राइट हैंड साइड को 0 में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहां एक वेक्टर है तो मल्टीप्लीकेशन में 0 को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 वेक्टर में कन्वर्ट होता है। तो ए बार क्रॉस बी बार ये आपको 0 मिलता है। तो ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू 0 कब होती है? जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है। अब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 कब होता है? दो वेक्टर के बीच में एंगल ए बार यहां है और इसी लाइन के ऊपर अगर बी बार है, एक तो ये सिचुएशन होगी या फिर ये सिचुएशन होती, यहां ए बार है और यहां बी बार है। एक तो दो वेक्टर कोलिनियर है, कोलिनियर मींस एक तो कोइंसाइड वेक्टर करते हैं एक दूसरे को या फिर एक दूसरे को पैरेलल है। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है या फिर दो वेक्टर एक दूसरे को कोइंसाइड होते हैं तो उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती है। तो यहां डॉट में एक कंसेप्ट था कि दो वेक्टर का डॉट 0 कब होता है? जब ए बार एंड बी बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, बराबर है। डॉट 0 होता है तो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। और क्रॉस जब 0 होता है तो आप कह सकते हैं क्रॉस 0 आने के लिए वैसे 3 कंडीशन अवेलेबल है। एक तो पहला वेक्टर जो आपने ए बार लिया है वो खुद 0 होगा। अगर पहला वेक्टर 0 वेक्टर है तो ये क्रॉस 0 आ सकता है। दूसरा वेक्टर 0 है तो उस केस में भी दो वेक्टर का क्रॉस 0 आ सकता है। लेकिन ये अगर नॉन 0 है, अगर ये 0 नहीं है, ये कंडीशन छोड़ के क्रॉस कब 0 आता है? क्रॉस 0 लाने के लिए ये थीटा के ऊपर वो कंडीशन मेंटेन करते हैं। थीटा अगर 0 है तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उस केस में भी 0 आता है। और थीटा 0 इसका मतलब दो वेक्टर कोइंसाइड हो रहे हैं या फिर दो वेक्टर पैरेलल है। तो क्रॉस की वैल्यू दो नॉन जीरो वेक्टर की क्रॉस की वैल्यू जब 0 आती है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? सो ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो दो वेक्टर कोलिनियर है, इसका मतलब वो कोइंसाइड होंगे या फिर पैरेलल होंगे। तो पैरेलल के लिए कंडीशन वही है जो कोइंसाइड के लिए। तो इस तरह से आपको दो वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 मेंटेन कर रहे हैं तो उस केस में वो दो वेक्टर एक तो कोइंसाइड हो रहे हैं या फिर पैरेलल है, कॉमनली उनको कह सकते हैं कोलिनियर है। तो ये डेफिनेशन आपको यूज करनी है कई एग्जांपल में, जिनमें आपको दिया जाएगा क्रॉस 0 है तो ए बार और बी बार की वैल्यू आपको वैल्यू में अननोन रखा जा सकता है, तो उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट के बाद आपके पास मान लो इंफॉर्मेशन थीटा की नहीं है और आप उस सिचुएशन में दो वेक्टर का क्रॉस निकालना चाहते हैं, तो आपको अल्टरनेटिव कोई रास्ता है जिससे ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो आपके पास ए बार और बी बार अगर इस फॉर्म में अवेलेबल है जिसमें आप कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, मैं अगर यहां लेता हूं A1 i कैप,
प्लस A2J कैप प्लस A3K कैप, और बी बार की वैल्यू अगर यूज करता हूं B1I कैप प्लस B2J कैप प्लस B3K कैप। तो ए बार और बी बार अगर IJK के फॉर्म में अवेलेबल है, IJK के फॉर्म में अवेलेबल है स्पेस में दिए वाले वेक्टर से, तो ये ए बार और बी बार का आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं विदाउट नोइंग द एंगल बिटवीन देम। तो ऐसे दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में अवेलेबल है तो आप इस दो वेक्टर का क्रॉस निकालते समय डिटर्मिनेंट का यूज करना चाहते हैं जो आपने 11th में यूज किया है। तो ए अगर फर्स्ट है और बाद में बी है तो ये दो वेक्टर का क्रॉस निकालते समय पहला रो भी फिक्स है। अब पहले रो में क्या यूज करना है, तो पहले रो में आपको यूज करना है ये कंपोनेंट्स, जिसके वो कंपोनेंट आप नीचे यूज करेंगे। वो कंपोनेंट क्या है, आई कैप, जे कैप, के कैप। और आई जे के कैप क्या है, आपको मालूम है कि ये यूनिट वेक्टर है, तीनों एक्सिस में पास होने वाले। तो एक क्रॉस बी फाइंड करते समय आपका पहला रो फिक्स होगा जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप। अब आपने जो वेक्टर यूज किया है पहले, उसका जो कंपोनेंट होगा आई जे के का, उसको आपको सेकंड रो में यूज करना है। तो सेकंड रो के एलिमेंट आई जे के साथ में जो नंबर्स है वहां से तैयार करने हैं। तो आई जे के साथ में ए के, आई जे के साथ में ए के, आई जे के साथ में क्या नंबर है, तो आई के साथ में A1, जे के साथ में है A2 और के साथ में है A3। उसी तरह से सेकंड वेक्टर आपने क्रॉस में जो लिया है उसके आई, जे और के कंपोनेंट्स को आपको थर्ड रो के लिए रिजर्व करना है। तो आई के साथ में है B1, जे के साथ में है B2 और के साथ में है B3। तो क्रॉस प्रोडक्ट इस सेकंड रास्ते से भी आप फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल इसी रास्ते से फाइंड करना है जब दो वेक्टर का क्रॉस निकालने की जरूरत होती है। ये तो डेफिनेशन है जहां से आप क्रॉस निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है कि पहले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड मालूम करना है, दूसरे वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड मालूम होनी चाहिए, और दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगर ये रास्ते से इंफॉर्मेशन अगर इस रास्ते से नहीं दी है और वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में अवेलेबल है तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू डिटर्मिनेंट का यूज करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसका एक्सपांशन आपको आना चाहिए। अब इसका एक्सपांशन तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं एक्सपांशन दे सकता हूं कि पहले रो के हिसाब से आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना चाहते हैं तो आप इस ब्रैकेट के साथ में आई कैप, बीच में माइनस, सेकंड ब्रैकेट के साथ में जे कैप और बाद में प्लस, और थर्ड ब्रैकेट के साथ में के कैप। तो आप एक्सपांड करते समय तीन ब्रैकेट को आई, जे और के से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में प्लस माइनस प्लस का स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे। हर ब्रैकेट में बीच में माइनस यूज करो, हर ब्रैकेट में बीच में माइनस यूज करो। ये एक्सपांशन से डिटरमिनेंट के आपको मालूम होगा। और आपका टारगेट है जब आई का आप कंपोनेंट यहां तैयार कर रहे हैं तो आई के नीचे के जो दो एलिमेंट है उसको आपको नहीं यूज करना है। तो यूज क्या करना है, ये चारों को यूज करते समय दोनों का क्रॉस यूज करो। तो क्रॉस में पहले दोनों का आपको ये लेना है, तो A2 का B3 के साथ, तो A2 आता है B3 के साथ, और माइनस के बाद में ये दोनों का क्रॉस इसके सामने लिखना है, तो ये B2 A3 के साथ आता है। उसके बाद में आपको जे के साथ में जो ब्रैकेट तैयार करना है तो उसके नीचे के दो नंबर छोड़ना है। अब आपके पास नंबर 4 बचे वाले हैं, तो उसका क्रॉस लेते समय पहले ये दोनों का लेते हैं, तो A1 B3 के साथ, तो A1 आता है B3 के साथ, और माइनस के बाद में रिमेनिंग पेयर का प्रोडक्ट आता है B1 A3 के साथ। अब आपको के नीचे के दो एलिमेंट छोड़ना है। के का अगर कंपोनेंट फॉर्म करते हैं तो के नीचे के एलिमेंट छोड़ के रिमेनिंग चारों का अगर आप क्रॉस लेते हैं तो पहले दोनों का आता है A1 B2 के साथ, माइनस के बाद में रिमेनिंग दो पेयर B1 A2 के साथ। तो इस तरह से एग्जैक्ट नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसका कैलकुलेशन आगे जाके आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये पहली स्टेप है डिटरमिनेंट का एक्सपांशन किस तरह से लेना है। वैसे ये 11th में था, एक्सपांशन कई डिटरमिनेंट का आपने किया है, लेकिन एक बार फिर से एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट इस तरह से किया जा सकता है। और ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू आपको ए बार क्रॉस बी बार की आईजेके के साथ में, आंसर आपका आईजेके के साथ में मिलता है। तो आपने कहा है इस प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट, साथ में उस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा है, क्योंकि
क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो आ रहा है वो आईजेके के साथ में आ रहा है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आंसर देता है, इसीलिए उस प्रोडक्ट को आपने वेक्टर प्रोडक्ट कहा है। तो इतना बेसिक पार्ट डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, और इस कंपोनेंट जो आई, जे और के है, इनका खुद का एक दूसरे के साथ किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सेम वेक्टर लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है। आपको मालूम ये भी हुआ है कि अगर साइकिल मेंटेन करते हैं तो क्रॉस लेते समय पहले दोनों का क्रॉस लेते हैं तो आंसर उसका तीसरा होता है, लेकिन ये साइकिल की अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेंटेन करते हैं तो दो पेयर लेते हैं। मान लो अगर साइकिल को अपोजिट मेंटेन करते हैं तो साइकिल में अगर के क्रॉस जे लेते हैं तो उसका आंसर आई तो आएगा लेकिन माइनस के साथ आता है। तो ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन है। इस फॉर्मूले से आपने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की है। साइन थीटा की वैल्यू लेते समय इसका आप पहले मॉड लेते हैं तो मॉड में ये हट जाता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और 1 आने के बाद ये आपके पास लेफ्ट में और 3 टर्म राइट में, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालते समय ये दोनों इसके नीचे आते हैं। तो इस तरह से दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो साइन के साथ मिलता है, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार। तो ये सब इंफॉर्मेशन डॉट के साथ आपने कंपेयर करके क्रॉस की वैल्यू आपने फाइंड की है। आगे के पीरियड में इसके कुछ प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। वी विल स्टॉप हियर।